नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के हम 2 लेक्चर कर चुके। दोनों लेक्चर तक अभी तक हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, है ना। बेसिक चीजों में हमने प्राइमरी तौर पर इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद हमने ताक्षणिक मान पढ़ा, है ना। थोड़ा सा रिवीजन करा दूं मैं, क्योंकि टॉपिक इस समय टूटते हैं ना। तो ताक्षणिक मान पढ़ा, फिर हमने प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान पढ़ा, है ना। एक चक्र में औसत निकाला हमने। एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टा का औसत 0 होगा, क्योंकि प्रथम अर्धचक्र में वो धनात्मक और द्वितीय अर्धचक्र में ऋणात्मक होती। तो सब V एवरेज व I एवरेज ये हमने एक चक्र में निकाला, तो एक चक्र में 0 है। मैं यहां पर हिंट के तौर पे लिख देता हूं, एक चक्र में, है ना। एक चक्र में मैंने आपको आधे चक्र में भी बताया, आधे चक्र में औसत 0 हो भी सकता है अगर व्यंजक कोष के पदों में हो। आप याद करो पिछले एपिसोड को। और नहीं भी हो सकता है अगर वोल्टा और धारा का व्यंजक साइन के पदों में है तो, है ना। तो वो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि वो सब चीजें सीन आपके सामने क्लियर किए जा चुके हैं। क्लियर। तो औसत मान पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर के लास्ट में हमने पढ़े थे वर्ग, माध्य, मूल मान, यानी वीआरएमएस शिखर मान का 1/√2, यानी शिखर मान का 70.7%। सेम उसकी कॉपी अपने को करनी होती है। आईआरएमएस शिखर मान का 1/√2, यानी 70.7%। I0 का, सॉरी, है ना। तो शिखर मान का 70.7%, ये I0 है ना। तो I0 ये हमने पढ़ा दिया था लास्ट लेक्चर में। बिल्कुल अंत में मैंने आपको एक तुलना करके बताई थी। मैंने आपको समझाया था रिगार्डिंग प्रतिरोध। मैं यही लिखने की कोशिश करता हूं। मैं लास्ट में आपको समझाया था प्रतिरोध, है ना। और बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं आज फिर बता दूं, प्रतिरोध अकेला ऐसा अवयव है जिसको धारा की दिशा से कोई लेना देना नहीं। भाई यहां पे, और जो शुरू में हमने धारा विद्युत की में पढ़ा था, उसमें क्या अंतर आया। धारा विद्युत की में दिष्ट धारा पड़ी थी, उसकी दिशा नहीं बदलती। यहां प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे हैं, यहां आवर्ती रूप से धारा की दिशा चेंज होती रहती है। क्लियर। तो धारा की दिशा चेंज होने से प्रतिरोध को क्या लेना देना। उसको धारा किसी भी दिशा से प्रदान करे, वो सदैव ऊष्मा का ही उत्सर्जन करेगा। इसलिए प्रतिरोध का बिहेवियर एसी और डीसी में सेम है। सेम फॉर एसी एंड डीसी। तो ये सब आप, क्योंकि हम पढ़ेंगे परिपथों का विषय, जितनी भी तैयारी अपन कर रहे हैं, इस तैयारी का भी एक राज है ना। इस तैयारी का राज है परिपथों का विश्लेषण। उस पर मैं अभी ला नहीं रहा हूं आपको, जो एग्जाम में आएगा वो अभी ला नहीं रहा हूं। उसका रीजन है कि पहले छोटी छोटी बातें अच्छे से दिमाग में बैठ जाएं, जम जाएं, तब जाके आगे बात की जाए। तो सब प्रतिरोध का बिहेवियर एसी और डीसी में समान है। फिर हमने एक प्रतिरोध में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की और एक चक्र में उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा का औसत निकाला। वो औसत हमारे पास P एवरेज बराबर आया I/RMS²R। अगर डीसी धारा प्रवाहित करते तो एक चक्र में शक्ति का क्षय, वहां आप लिख देते
IDC स्क्वायर अपॉन R। जब दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो VDC इज इक्वल टू VRMS, और अभी जो आपको दिख रहा है सामने IDC बराबर IRMS। यानी जो DC के मान होते हैं वह AC में वर्ग माध्य मूल मानों के बराबर होते हैं सीधे। इसीलिए आपको ध्यान हो कि VRMS और IRMS को AC के प्रभावी व आभासी मान भी कहते हैं। प्रभावी इसलिए कहते हैं कि ये वही प्रभाव रखते हैं जो DC में धारा का होता है और वोल्टता का होता है। देख लो, आप सामने लिख भी रखा है VDC बराबर VRMS और IDC बराबर IRMS। तो इसलिए RMS वैल्यू को बोलचाल में भी इसी को काम में लेते हैं। AC सर्किट में आपसे बोला जाए 20 वोल्ट तो आप समझ जाना VRMS, 2 एम्पियर तो समझ जाना IRMS AC सर्किट में। DC में तो समझने की जरूरत ही नहीं है, DC में तो 2 एम्पियर बोला तो 2 एम्पियर ही है, लेकिन वो मान और AC के वर्ग माध्य मूल मान दोनों समतुल्य होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए अपन IRMS और VRMS को AC के यानी प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता के आभासी व प्रभावी मान कहते हैं। अब देखो सब मान तो कहते हैं, लेकिन कहने में और सहन करने में अंतर होता है। दिखाता हूं मैं आपको। समान मान की AC समान मान की DC से सभी प्रकार से खतरनाक होती है। समान मान की AC समान मान की DC से सभी मायनों में खतरनाक होती है। कैसे सब? देखो, जैसे VDC किसके बराबर होता है? VRMS के। ये अपन ने ले लिया 220 वोल्ट, दोनों वैल्यू बराबर होती है, पिछले एपिसोड में कर ही चुके। अब VRMS को क्या लिखोगे आप? V0/√2 इज इक्वल टू 220 वोल्ट, है ना? ये अपन ने लिख दिया सब 220 वोल्ट। इसलिए शिखर मान 220√2 यानी शिखर मान, अगर इसको कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 311 वोल्ट आएगा। अब साहब बोलने में तो कुछ नहीं, बोलने में तो ठीक है, आपका प्रत्यावर्ती वोल्टता का बोला गया मान दिष्ट वोल्टता के मान के बराबर होता है। वो तो हमने पिछले एपिसोड से प्रूव करना चालू कर दिया था। लेकिन जिसको आप 220 वोल्ट बोल रहे हो प्रत्यावर्ती वोल्टता का, उसका शिखर मान तो 311 वोल्ट है। शिखर मान तो भाई आप तो देखो, यहां पे देख लीजिए आप, है ना? ये है साहब आपका शिखर मान, ठीक है? यहां पे लिख दूं, ये है 311 वोल्ट। आप जो बोलते हो वह 70% बोलते हो, तो ये हो गया 50%। 50% हो गया ये V0 का आधा, और 50% तो थोड़ा सा 20% ऊपर चले जाएं। ये साहब 20% ऊपर चले गए, ये हो गया 70.7% किसका? शिखर मान का। इसको आप बोल रहे हो VRMS, यही बोला जा रहा है ना, इसी को कहते हैं अपन VRMS। पेन चेंज करके उधर दिखा दूं मैंने, ये देखो, इसी को आप बोलते हो VRMS। ये अपन ने लिख भी रखा है, देखो, इसी को अपन बोलते हैं VRMS। तो आप तो जो बोल रहे हैं वह ठीक है, DC मानों के तो तुल्य है, वो तो प्रूव हो चुका है, उसमें मैं कुछ नहीं कह, लेकिन वह शिखर मान का 70.7% है।
तो शिखर मान में 29.3% और जोड़ दो, तो शिखर मान कितना है? 311 वोल्ट। अब जैसे एसी की फ्रीक्वेंसी मान लो 50 हर्ट्ज है, तो 50 बार धनात्मक और 50 बार ऋणात्मक, यानी 1 सेकंड में 50 बार धनात्मक दिशा में 311 होगा और 50 बार ऋणात्मक दिशा में 100 बार हो गया ना टोटल। तो 1 सेकंड में वह मान जो शिखर बोला जा रहा है वो 1 सेकंड में 50 बार धनात्मक में आएगा और 50 बार ऋणात्मक में आएगा। तो जब आप एसी को टच करोगे तो झटका तो कितने वोल्ट का लगेगा? 311 वोल्ट का लगेगा झटका। दिखने में भले वो कितना दिख रहा है, दिखने में आपको 220 वोल्ट दिख रहा हो, तो समान मान की एसी समान मान की डीसी से सभी मायनों में खतरनाक है। वो दिखती है, वो है नहीं। वो तो दिखती इसलिए है क्योंकि वो मान डीसी मानों के बराबर है ना। तो सब अब छोटे छोटे बातों के क्रम में चल रहे हैं, लगभग इन छोटी छोटी बातों के समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं हम, है ना। अगली बात में हमने बताया था, ये जब औसत पढ़ाया होगा आपको, औसत पढ़ाते समय आपको बताया था कि एक चक्र में औसत 0 है। गैल्वेनोमीटर में ये धारा आप भेज देंगे जिसकी आवृत्ति कितनी हो? 50 हर्ट्ज। तो गैल्वेनोमीटर की कुंडली 1 सेकंड में 50 बार दक्षिणावर्त और 50 बार वामावर्त, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बलागुण अनुभव करेगी। परिणामी बलागुण 0 होगा। तो स्वाभाविक रूप से 1 सेकंड में सुई कहीं मुड़ना भी चाहे तो 1 सेकंड में 50 बार एंटी क्लॉकवाइज 50 बार क्लॉकवाइज, तो स्वाभाविक परिणामी बलागुण 0 हो गया। सुई अपने जड़त्व के कारण स्थिर ही रह जाएगी। तो डीसी वाले वोल्ट मीटर और मीटर से एसी का मापन संभव नहीं है। तो अब अपन बनाए एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता को पढ़ने वाले वोल्ट मीटर और अमीटर, है ना। एसी को पढ़ने वाले वोल्ट मीटर और अमीटर को कहते हैं तप्त तार अमीटर व तप्त तार वोल्ट मीटर, है ना। पहले मैं सारी बात सुना दूं, फिर अपन निर्णय निकालेंगे कि दोनों पढ़ना है कि दोनों में से एक ही पढ़ना पर्याप्त रहेगा। तो तप्त तार अमीटर और तप्त तार वोल्ट मीटर ये प्रत्यावर्ती धारा को पढ़ने वाला है और ये प्रत्यावर्ती वोल्टता को पढ़ने वाला है। तो सब तप्तार वोल्ट मीटर और तप्तार अमीटर सीधे प्रत्यावर्ती धारा व प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मानों को दर्शाते हैं। सीधे, कोई कन्वर्जन कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो तप्तार अमीटर और तप्तार वोल्ट मीटर ये प्रत्यावर्ती धारा व प्रत्यावर्ती वोल्टता को मापन के उपकरण हैं जो पैमाने पर सीधे वर्ग माध्य मूल मान दर्शाते हैं। इनकी कार्यप्रणाली सीधे सीधे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। तो मैं आपको समझा चुका हूं, अभी मैंने आपको समझाया था कि प्रतिरोध में धारा किसी भी दिशा से डालो वह सदैव ऊष्मा का ही उत्सर्जन करेगा। इसी को कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जो धारा विद्युत के समय थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था जब अपन ने वहां पे शक्ति और विद्युत ऊर्जा वगैरह का कैलकुलेशन किया था, तो वहां पे मेंशन भी किया हुआ इससे।
ये कौन से चैप्टर में? तीसरे चैप्टर में, वहां पे इसको पढ़ा रखा है। वहां पे भी काफी लेट पढ़ाते हैं इसको, यानी सेल के पहले पढ़ाते हैं। जब अपन ने सेल पढ़ा उससे पहले ये पढ़ाते हैं। प्रतिरोधों के संयोजन के लगभग पास में पढ़ाया होगा टॉपिक। इसका विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का सीधा सीधा मतलब है कि प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करोगे, प्रतिरोध ऊष्मा उत्सर्जित करेगा, यानी विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हानि होगी। धारा प्रवाहित, हीटर जलता है, धारा प्रवाहित करने से हीटर जलता है, तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। धारा प्रवाह से गीजर में पानी गर्म होता है, वो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। धारा प्रवाह से बल्ब जलता है, वो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है ना। धारा प्रवाह से चाय की केटली में, इलेक्ट्रिक चाय की केटली में चाय बनती है, वो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। तो जहां धारा प्रवाहित करके ऊष्मा उत्पन्न की जाती हो, तो उससे पानी गर्म करो, उससे चाय बनाओ, उस पर खाना बनाओ। लेकिन कुल मिला के सार वाली बात यह है कि इससे ही हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो सब तप्त तार, वोल्टमीटर और अमीटर की कार्यप्रणाली विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, यानी धारा प्रवाह करने से ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब बात आती है दोनों पढ़ें कि एक ही पढ़ें। यही मैंने आपको बताया था कि दोनों डायरेक्ट वर्ग माध्य मूलमान ही दर्शाते हैं। अब दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? दोनों की मूल संरचना एक ही है, एक ही सेम। जैसे अपने पढ़ा था जब अपन ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर पढ़ा, तो वहां अपन ने पढ़ा था कि साहब गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में अगर उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे, है ना, तो गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे तो वोल्टमीटर में चेंज हो जाएगा। और गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध यानी शंट जोड़ देंगे तो वो अमीटर में चेंज हो जाएगा। तो यहां भी लगभग वही वाली बात है। तप्त तार अमीटर में वही प्रक्रिया या जो भी अभी दिखाएंगे आपको, उसके समांतर क्रम में शंट जोड़ दोगे तो अमीटर है, और श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ दोगे तो वो वोल्टमीटर है। तो दोनों की मूल संरचना सेम है। इससे मैं एक को ही पढ़ाऊंगा, यानी मैं चुनता हूं तप्त तार अमीटर को। ठीक है सर। सबसे पहले इसकी बनावट आपको दिखाता हूं, है ना, फिर और बातें अपन कर लेंगे। बनावट, ठीक है। बनावट में सब इसका मुख्य भाग है एक तार, जिसको मैं ए बी से दिखाने जा रहा हूं, है ना। ये तार विशेष रूप का तार है। जिस तार ए बी की हम बात कर रहे हैं, उस तार ए बी की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं, है ना। तार ए बी, ये तार, इसका रेखीय प्रसार गुणांक, है ना, वह विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध दोनों उच्च होने चाहिए। ये दोनों उच्च हों, दोनों के दोनों। ठीक है साहब। रेखीय प्रसार गुणांक उच्च होने का मतलब तो ये है कि ऊष्मा मिलते ही ये तार की लंबाई जल्दी से बढ़ जाएगी। जिसका रेखीय प्रसार गुणांक उच्च होता है, उस तार को गर्म करोगे, थोड़ा भी ताप दोगे तो उसकी लंबाई तेजी से बढ़ने लगेगी। तो ऐसा तार है भी कि जिसे थोड़ी सी ऊष्मा देंगे इसकी लंबाई बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि इसका रेखीय प्रसार गुणांक उच्च है। विशिष्ट प्रतिरोध भी इसका उच्च है ना। विशिष्ट, विशिष्ट की जगह विशिष्ट लिख दूं मैं ना, छोटी छोटी चीजें हैं हालांकि। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध उच्च, तो आप इसको सीधा सीधा समझ जाओ, इसका प्रतिरोध उच्च है। तो प्रतिरोध उच्च तो ऊष्मा भी जल्दी उत्सर्जित करेगा। ठीक है। इसके अलावा इस तार को ऐसे पदार्थ से बनाना चाहिए जिसका ऑक्सीकरण नहीं हो, यानी जिसमें जंग नहीं लगे। ऑक्सीकरण नहीं हो का मतलब जंग।
तो इसलिए इसको प्लेटिनम व इरिडियम के मिश्रण से बनाते हैं, है ना सर। तो मिश्रण से तैयार किया हुआ ये तार है। तो साहब ए बी तार, जिसके बारे में अभी मैंने बनाया भी नहीं, उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन हो गया कि साहब इसे तप तार अमीटर, अब मीटर पे फोकस हो जाए को बनाने के लिए तार ए बी इस प्रकार का लेते हैं, इसका रेखीय प्रसार गुणांक वो विशिष्ट प्रतिरोध उच्च तथा उसके पदार्थ का ऑक्सीकरण नहीं हो, अर्थात उसमें जंग नहीं लगता हो। ठीक है, चलो सर, अब ये तार मैं दिखा रहा हूं, ये तार मैंने दिखा दिया। सी इसका मध्य बिंदु है, मैंने इसको क्यों झुका के दिखाया वो भी आपके सामने आ जाएगा। अब मध्य बिंदु सी से एक रेशम की डोरी जोड़ेंगे। ये रेशम की डोरी एक घिरनी पर घूमते हुए, घिरनी पहले से बना देता हूं मैं, ये घिरनी होगी यहां पर, है ना, क्लियर। ये रेशम की डोरी इस घिरनी पर घूमते हुए नीचे एक स्प्रिंग से अटैच रहेगी, एक स्प्रिंग से जुड़ी रहेगी। यहां एक स्प्रिंग बना देता हूं और ये यहां पर इसको फिक्स कर देते हैं बिंदु डी पर। ठीक है सर। अब रेशम की डोरी व्हाइट कलर से कंप्लीट कर देता हूं। ये रेशम की डोरी है सर, है ना, ये इस घिरनी पर घूमते हुए इस स्प्रिंग से कनेक्ट रहेगी। ठीक है सर। तो आपको सारी व्यवस्था दिखी गई होगी। ये स्प्रिंग है, ये जो जोड़ रखी है ये रेशम की डोरी है ना। पूछ ले तो मैं इसको थोड़ा नामांकित कर दूं। स्प्रिंग तो स्प्रिंग की जगह दिख ही रही है। ये स्थिर बिंदु है डी। पैमाना, ये सब वृत्ताकार पैमाना, ये यहां वृत्ताकार पैमाना लगा देते हैं। ये क्लियर। इस पैमाने पर आप जो लिखे हुए अंक देखोगे तो आपको बड़ा अचरज होगा। इसमें 0 और 1 के बीच की दूरी कम होती है, 1 व 2 के बीच की दूरी ज्यादा होती है और 2 और 3 के बीच की दूरी और ज्यादा होती है। यानी ये भी एक अपने आप में प्रश्न है कि ये पैमाना समान अंतरालों में विभाजित नहीं रहता। ये भी पूछ सकते हैं कि साहब जो तप्ततार वोल्टमीटर और तप्ततार अमीटर का पैमाना समान अंतराल में विभाजित क्यों नहीं रहता, तो वो भी अपन बता देंगे कि ये पैमाना समान अंतराल में विभाजित क्यों नहीं रहता। अब आपको कनेक्शन देना है, क्योंकि आप तो क्या बना रहे हो, अमीटर। तो ए बी तार के समांतर क्रम में शंट जोड़ देना, और अगर ए बी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हो तो क्या बन जाएगा, तप्ततार वोल्टमीटर। तो अभी तक तो ये कॉमन है, अभी तक तो जो मैंने डायग्राम बनाया ये कॉमन है दोनों का, वोल्टमीटर का भी और अमीटर का। अब निर्णय होगा कि अपन इसको किसमें करना है। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ दें तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वोल्टमीटर में, और समांतर क्रम में शंट जोड़ देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अमीटर में। तो क्योंकि अपन तो अमीटर पढ़ रहे हैं तो अपन तो समांतर क्रम में शंट जोड़ेंगे। इससे पहले ये घिरनी जो है, ये लाल रंग की जो मैंने दिखाई है घिरनी, है ना, इस पे रेशम की डोरी लिपटती स्प्रिंग से, इस पर एक हल्का सा या एल्यूमिनियम का लाइट वेट एक संकेतक घिरनी से वेल्ड रहता है। ये घिरनी से संकेतक वेल्ड है, घिरनी घूमेगी तो संकेतक भी घूमेगा। अब सब बारी आती है इसे किस में कन्वर्ट करने की, अमीटर में। चलो सब वायर यहां से तो खींच लो, सप्लाई देंगे अपन यहां से, एक टर्मिनल सप्लाई का X है और एक टर्मिनल सप्लाई का Y है। ये सप्लाई है, समांतर क्रम में अपन शंट जोड़ रहे हैं तो ये बन गया अमीटर। इसे कहते हैं साहब तप्त तार अमीटर। ये आपने देखा है, आपकी निगाह के सामने से निकला हुआ है। नहीं देखा हो तो अब जाके देखना, जो आटा चक्की होती है, आटा चक्की पर यही अमीटर
और इसी टाइप का वोल्ट मीटर लगा होता है। आटा चक्की में क्या होता है एक्चुअली, आपको रेशम की डोरी तो दिख जाएगी, आटा चक्की में ये यहां तक खुला रहता है। आटा चक्की में जैसे ये कवर कर देते हैं, ये भाग कवर कर देते हैं, इतना भाग ही खुला मिलेगा आटा चक्की में। ये शेष भाग क्या हो जाता है, इस शेष भाग को कवर कर देते हैं, तो आपको बस ऊपर ही ऊपर दिखाई देता है, बस संकेतक दिखाई देगा। मीटर में आपको कभी गौर नहीं किया होगा, समान अंतरालों में मीटर दिखाई नहीं देंगे आप। ये समान अंतराल में इनके बीच का अंतराल समान नहीं दे, 0-1 के बीच का अंतराल कम होगा, 1-2 के बीच का अंतराल ज्यादा होगा, 2-3 के बीच का अंतराल और ज्यादा। ये अब जाके आटा चक्की पे गौर करना आप। बस ये है कि यहाँ आपको थोड़ी सी रेशम की डोरी दिख जाएगी इस जगह पर, नीचे की प्रक्रिया नहीं दिखती। ये सब जो नीचे वाली प्रोसेस है ये पैक कर देते हैं। ये किसी मतलब ब्लैक कलर का जो बेकेलाइट होता है, उस बेकेलाइट से ये बाकी की चीजें कवर कर दी जाती है। ये सब कवर होता है, ये है ना। तो आप आटा चक्की पे इसे देख सकते हो। और ये मैंने आपके सामने बना दिया। आपको तो ये नीला और ये हरा तो आपको नहीं लगा ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आप तो जो बेसिक चित्र पे ध्यान देना है ना। बेसिक चित्र आपका जो है वो ये वाला है, ये नीला हटा दिया है ना, ये नीला हटा दिया और ये ग्रीन भी हटा दिया। ये आपका बेसिक फिगर है, आप तो इसी पे कंसंट्रेट करो। बस वो मैंने आटा चक्की में आपको दिखा दिया। ये तो होगी साहब इसकी बनावट में क्या क्या काम में लिया। अब आ जाओ वर्किंग, है ना। यानी अब बात करें कार्य प्रणाली की, कैसे वर्क करेगा साहब। कार्य प्रणाली सिंपल है साहब, वर्किंग इसकी कोई खास ऐसी कठिन नहीं है ना। जैसे आप सप्लाई देंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा भेजेंगे। आप प्रत्यावर्ती धारा का मतलब आप समझते हैं IRMS, ये भी सीधा पड़ेगा IRMS। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब ही IRMS होता है, बस अब ज्यादा बहस इस पर करना नहीं है ना। जैसे आप सप्लाई देंगे, इस तार का प्रतिरोध उच्च है, तार तुरंत गर्म हो जाएगा। धारा के प्रवेश करते ही तार गर्म होगा। H is proportional to I² RT। जैसे ही तार गर्म होगा, इस तार का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा ये भी उच्च है, तो गर्म होते ही ये तार ढीला पड़ेगा, यानी फैलने लगेगा, इसकी लंबाई बढ़ने लगेगी। जैसे इसकी लंबाई बढ़ेगी, स्प्रिंग रेशम की डोरी से लंबाई की इस वृद्धि को सोखेगी, अवशोषित करेगी, खींचेगी। तो जो लंबाई में वृद्धि हुई है वो स्प्रिंग द्वारा अवशोषित होगी। स्प्रिंग किसके द्वारा अवशोषित करेगी, रेशम की डोरी के द्वारा। और रेशम की डोरी किस पर लिपटी हुई है, घिरनी पर, तो घिरनी घूम जाएगी। घिरनी घूमेगी तो संकेतक पैमाने पर पाठ्यांक दर्शाएगा। धारा किसी भी दिशा में प्रवाहित करें, संकेतक सदैव दाहिनी ओर ही जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, क्योंकि उस एसी है, एसी को धारा की दिशा से कोई लेना देना है ही नहीं। तो कार्य प्रणाली सिंपल होगी कि जैसे आप धारा प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करते ही तार गर्म होगा, क्योंकि उसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च है, और गर्म होगा तो उसकी लंबाई तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि उसका रेखीय प्रसार गुणांक उच्च है। और जैसे लंबाई बढ़ेगी तो तार ढीला पड़ेगा। इस ढील को स्प्रिंग रेशम की डोरी द्वारा खींचेगी। अब ये रेशम की डोरी घिरनी पर लपेटते हुए आ रही है, तो घिरनी घूमेगी। घिरनी से अपन ने संकेतक वेल्ड करा, तो संकेतक दाईं ओर घूमकर आपको डायरेक्ट IRMS पढ़ के दिखा देगा। क्लियर साहब, ये हो गया इसका वर्किंग स्टाइल। अब बात आती है वर्किंग स्टाइल के बाद कि इसका जो पैमाना होता है ये समान अंतरालों में विभाजित क्यों नहीं होता। यानी 0-1 के बीच में अंतर कम है, और 1-2 के बीच में अंतर ज्यादा है, और 2-3 के बीच में अंतर और ज्यादा है। तो देखो सब, सुई का विक्षेप थीटा, सुई का विक्षेप थीटा है ना, ध्यान से, ये तार की लंबाई में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती है। जैसे जैसे तार की लंबाई में वृद्धि होगी वैसे वैसे ढील आएगी, रेशम की डोरी उसे खींचेगी, घिरनी घूमेगी। तो कोण यानी संकेतक का घूमना
तार की लंबाई में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती है। तार की लंबाई में वृद्धि उत्पन्न ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती है, क्योंकि जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो तार फैलेगा। तो L इज प्रोपोर्शनल टू जनरेट हीट, और उत्पन्न ऊष्मा IRMS के वर्ग के समान, H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RMS, तो H इज प्रोपोर्शनल टू IRMS स्क्वायर, यानी सीधी सीधी बात है कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू IRMS स्क्वायर, यानी θ1 रेशो θ2 रेशो θ3 इज इक्वल टू 1। 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 9 एंड सो ऑन। यानी जैसे 1 एम्पियर में विक्षेप आता है थीटा, सपोज, है ना, तो 2 एम्पियर में विक्षेप आएगा 4 थीटा, 4 गुना आएगा, क्योंकि यहां थीटा इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, IRMS। 3 एम्पियर में 9 गुना आएगा थीटा का। तो जैसे आपने मान लो 10 डिग्री पर लिखा, ये 10 डिग्री है, 0-1 के बीच का कोण 10 डिग्री है सपोज, है ना, तो 0-1 के बीच का कोण 10 डिग्री। 1 एम्पियर धारा पे आपने यहां लिख दिया 1, ठीक है साहब। अब 2 एम्पियर धारा पर 2 दूनी 4, तो 4 थीटा, यानी अब 40 डिग्री पर, इसके बाद 30 डिग्री और लगाओ, 40 डिग्री पर लिखना पड़ेगा आपको 2 एम्पियर, क्योंकि जो 2 एम्पियर का विक्षेप आएगा वो 4 गुना आएगा। फिर साहब 3 एम्पियर धारा वो 90 डिग्री पर आएगा, यानी 9 गुने पर आएगा। तो 10 डिग्री पर अगर आप 1 लिखते हो तो 40 डिग्री पर आपको लिखना पड़ेगा 2, और 90 डिग्री पर लिखना पड़ेगा आपको 3। तो साहब 0-1 के बीच का अंतराल 10 डिग्री, 1 और 2 के बीच का अंतराल 30 डिग्री, क्योंकि शुरू से 40 हो गया ना, तो 10 वो घटा दिया मैंने, 30 डिग्री। और 2 और 3 के बीच का अंतराल 90 में से 40 घटा दो तो 50 डिग्री। तो जैसे जैसे आप इसमें आगे जाते जाओगे अंकों के बीच का अंतराल समान नहीं रहेगा, जबकि डीसी में तो समान रहता है, क्योंकि डीसी का तो प्रिंसिपल अलग है। वहां का तो अपन ने पढ़ लिया फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो डीसी में तो अपन ने जब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ा था तो वहां डायरेक्ट पढ़ ही लिया था। क्लियर? तो साहब अब ये भी बात क्लियर होगी। लास्ट ये तो बात क्लियर है कि डीसी वाले वोल्ट मीटर और अमीटर से आप एसी का मापन नहीं कर सकते, वो तो पहले भी क्लियर कर दिया क्योंकि वो सदमान 0 है। लेकिन अब क्या तप्त तार वोल्ट मीटर यानी एसी वाला वोल्ट मीटर और तप्त तार अमीटर यानी एसी वाला अमीटर, इससे क्या डीसी पढ़ सकते हो? डीसी वाले से एसी नहीं पढ़ सकते, ये तो क्लियर है, तभी तो एसी का अलग बना है। अब उल्टा पूछो, क्या तप्त तार अमीटर और तप्त तार वोल्ट मीटर से आप डीसी पढ़ सकते हो, यानी दिष्ट वोल्ट और दिष्ट धारा पढ़ सकते हो? यस, इससे डीसी पढ़े जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव दोनों के लिए समान है, यानी प्रतिरोध को किसी भी दिशा से धारा दें वो सदैव ऊष्मा का ही उत्सर्जन करेगा। तो साहब तप्त तार अमीटर और तप्त तार वोल्ट मीटर से आप डीसी पढ़ सकते हो डायरेक्ट, पर डीसी वाले से एसी नहीं पढ़ सकते। ठीक है ना? अब लगभग परिपथ विश्लेषण के हम बिल्कुल करीब हैं। अब मैं आपको प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा ऐसी कुछ लैंग्वेज समझाऊंगा। फिर इसके बाद सर्किट एनालिसिस पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट एपिसोड से, लगभग मेरा ख्याल है वो चालू हो जाएगा। तो साहब देखो मुख्य टॉपिक वही था, ये उससे पहले की तैयारी, तो उससे पहले की तैयारी समाप्ति की ओर है ना। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में
प्रतिरोध, कोमा प्रतिघात व प्रतिबाधा, है ना। देखो, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, कुछ चीजें हैं, एसी पढ़ाने का सबका टेक्निक अलग अलग होता है, अलग अलग टीचर एसी को अलग अलग तरीके से पढ़ाता है, कोई अपनी, सबके अपने दिमाग में बैठे हुए कॉन्सेप्ट होते हैं। कोई सोचता है मैं ये टॉपिक पहले पढ़ा दूं तो एसी जल्दी समझ में आ जाएगा, कोई कैसे सोचता, सबकी सोच अपनी अपनी अलग अलग हो सकती है। मैं अपनी सोच से चलता हूं, मेरा भी अपना अनुभव है, तो मैं सोचता हूं पहले ये सब तैयारी करा दें, फिर एसी का, यानी जो फाइनली पढ़ना है आपने। देखो आप, ये भी एक गजब की बात है कि जो फाइनली पढ़ना है वो इतना कठिन नहीं है, वहां तक पहुंचने के लिए जो माथा फोड़ी है वो ज्यादा कठिन है, उसमें खोपड़ा सारा अपना लगाना पड़ता है। अभी देखना, सर्किट चलेंगे तो सर्किट एनालिसिस में आप, मेरा ख्याल इतने वाइब्रेट नहीं हो पाएंगे, नॉर्मल रहेंगे। हाँ ठीक है, नई नई बातें तो है ही सही, वो तो नयापन तो है ही, सब जब कुछ नई चीज पढ़ रहे हो तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा एक क्रिएट किया जा रहा है ना हवा, वैसा नहीं है कि साहब कोई कठिन हो। लेकिन अब यूं कहते हैं ना, अब इतनी लेट इंट्रोडक्शन आता है एक धारा जिसका आप अपने घरों में उपयोग करते हैं, वो आप 12वीं में जाके और यहाँ आके पढ़ते हैं, तो हमें फिर यूं लगता है यार कि अब भी अगर कसर रह गई तो साला फिर अब कब पढ़ेगा बच्चा। नहीं, इससे हमारी ये नेचर होती है कि इसको साहब पहले इसका बेसिक तैयार कर दें, फिर जो अपने को फाइनली करना है वो करेंगे। अब देखो साहब, इसमें समझो, डीसी की जो बात है, डीसी को आप केवल प्रतिरोध से ही नियंत्रित कर सकते हैं। दिष्ट धारा का नियंत्रण प्रतिरोध द्वारा ही संभव है। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा का नियंत्रण, उसको कम जाना, कंट्रोल करना, यह प्रतिरोध से भी संभव है, कुंडली से भी संभव है, संधारित्र से भी संभव है, और इनके कॉम्बिनेशन से भी संभव है। देखो, प्रत्यावर्ती धारा को आप, डीसी को तो केवल आर से, इस साइड में लिख दो ना, ताकि फिर मेरे को लिखने में मार्जिन रहे। डीसी कंट्रोल्ड बाय, है ना, डीसी ओनली कंट्रोल्ड बाय रेजिस्टेंस। बट एसी, अगर एसी की बात करें तो देखो, एसी को आप केवल प्रतिरोध से भी कंट्रोल कर सकते हैं, केवल संधारित्र से भी कंट्रोल कर सकते हैं, केवल कुंडली से भी कंट्रोल कर सकते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आरएल सर्किट, जैसे आरसी सर्किट या आरएसी, जैसे आरएल सी सर्किट, जैसे एलसी सर्किट, है ना। तो सब अब बात को समझेंगे, सॉरी एलसी है ना, बात को समझेंगे आसान बैठेगी, है ना। इसलिए मैंने एक तरीका अख्तियार किया है आपको समझाने का। तो सब डीसी ओनली कंट्रोल बाय रेजिस्टेंस, वो पढ़ ही चुके हम, उस पर ज्यादा बहस करने की जरूरत। लेकिन एसी केवल प्रतिरोध से, केवल संधारित्र से, केवल कुंडली से, इनके कॉम्बिनेशन से, आरएल आरसी तीनों के कॉम्बिनेशन से, और एलसी के कॉम्बिनेशन। तो एसी का नियंत्रण करने के लिए आपका ऑप्शन बहुत सारे हैं, यही हमें पढ़ना है। इसी को हम कहेंगे सर्किट एनालिसिस। केवल आर को यूज करके देखें, केवल एल को, केवल सी को, आर एल को, आर सी को, ये सब यूज करके देखेंगे हम। इसी को कहते हैं सर्किट एनालिसिस, है ना। तो कहने का मतलब ये है, अब जब आप कंट्रोल बाय आर करोगे तो धारा के मार्ग में अवरोध क्या बोलोगे,
कंट्रोल बाय एल करोगे तो धारा के मार्ग में अवरोध क्या बोलोगे, आरएल लोगे तो धारा के मार्ग में अवरोध को क्या, क्योंकि अब तो आप भाई डीसी में तो ऐसा कोई लफड़ा ही नहीं था, उसमें धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, और कोई अवरोध पैदा कर ही नहीं रहा डीसी में कुंडली अवरोध पैदा कर ही नहीं रही, संधारित्र का डीसी में आप यूज ही नहीं कर सकते, ये सब आप देखेंगे। इसीलिए तो सर्किट एनालिसिस इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं, है ना। जो इस टॉपिक के बाद ही मान लो आप नेक्स्ट जो अपन लेक्चर ले रहे हैं वहां सर्किट एनालिसिस चालू हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। तो यही तो विश्लेषण करेंगे, उसको मैं थोड़ा एडवांस में समझा रहा हूं, है ना। तो अब एक एक चीज को मैं समझाता हूं, है ना। तो एसी को आप इतनी चीजों से कंट्रोल कर सकते हो। अब जब कंट्रोल करोगे तो कुछ रिक्वायरमेंट होगी, वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, कैपिटल आर। ध्यान से सुनेंगे सब। यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध का इस्तेमाल किया जाए, शुद्ध प्रतिरोध, केवल शुद्ध प्रतिरोध का इस्तेमाल किया जाए, तो धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को यहां भी प्रतिरोध ही कहते हैं। यानी शुद्ध रेजिस्टेंस अब जब आप ले रहे हो, मैं इधर ही लिख देता हूं तो हो सकता है यही सारा काम बैठ जाए मेरा, ये शुद्ध प्रतिरोध है ना। तो धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध यानी I बराबर V की जगह क्या लिखोगे, VRMS, और I की जगह IRMS। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं, VRMS IRMS ही आया। VRMS बराबर V0/√2, IRMS बराबर I0/√2, √2 से √2 कट जाएगा तो इसको क्या लिख दोगे, V0/I0। मात्रक इसका वही ओम ही रहेगा, ठीक है सब। तो केवल शुद्ध प्रतिरोध का इस्तेमाल करें प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, तो धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। ये पहले भी कहते थे, नई बात नहीं। अब नई बात है, अब देखो नई बात है, इंग्लिश में भी लिखता जाऊं ना, रेजिस्टेंस, क्योंकि कई बार। अब आ जाओ नंबर 2, प्रतिघात, है ना। इसको बोलते हैं रिएक्टेंस, एक्स से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ध्यान से सर, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध कुंडली या केवल शुद्ध संधारित्र या दोनों के कॉम्बिनेशन यानी दोनों के संयोजन का इस्तेमाल करें, तो धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को अब कैसे बोलोगे आप, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रतिरोध बोलोगे तो सीन वही जाएगा, है तो वही है, नया कुछ नहीं है। लेकिन अब प्रतिरोध कैसे, क्योंकि प्रतिरोध तो अपने आप में एक कंपोनेंट भी तो है। प्रतिरोध कहते तो हमारा एक संकेत पर ही तो ध्यान जाता है। प्रतिरोध कहते तो हमारी सारी कार्यप्रणाली डीसी में चल जाती है ना, धारा विद्युत के में चल जाता है हमारा पूरा दिमाग ही। फिर यहां दिमाग क्यों रहेगा हमारा। तो आप ध्यान रखें कि धारा का नियंत्रण तो एसी में 7 सर्किटों से कर सकते हो आप, है ना। ये ले लिया मैंने, ये ले लिया, अब इसकी और इसकी बात कर ली, 2, 3, 7 की बात कर ली। तो अब क्या बोलोगे आप, है तो वही धारा के मार्ग में अवरोध है, जैसा प्रतिरोध किया करता है वही चीज है। लेकिन अब धारा के मार्ग में अवरोध को प्रतिरोध न बोलकर प्रतिघात कहते हैं। प्रतिघात जब आप बोलोगे तो सब समझ जाएंगे कि या तो कुंडली है या संधारित्र है या दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें भी सब केवल शुद्ध कुंडली के कारण धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रेरणिक प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सेल बोलेंगे, ये लो सब।
केवल शुद्ध कुंडली के कारण धारा के मार्ग में अवरोध प्रेरणिक प्रतिघात यानी इंग्लिश में इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाएगा। और केवल शुद्ध संधारित्र के कारण धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी धारितीय प्रतिघात कहेंगे, पर कहेंगे प्रतिघाती। तो सब है तो वही चीज, यानी आप कहें एक्स या एक्सएल या एक्ससी, वही है तो वही। धारा के मार्ग में अवरोध VRMS अपॉन IRMS यानी V0 अपॉन I0, मात्रक भी ओम ही है, नथिंग न्यू। लेकिन अगर शुद्ध कुंडली या शुद्ध संधारित्र या दोनों का कम संयोजन लग रहा है तो नाम क्या आएगा? धारा के मार्ग में उत्पन्न। मात्रक भी वही है, अर्थ भी वही है, समझ भी वही है कि हाँ, क्योंकि अपन ने ये बात पहले ही कह दी ना कि प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के बहुत सारे परिपथ हैं, वो विश्लेषण हमें करना ही है ना। तो सब कुछ वही है। शुद्ध कुंडली है तो धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध धारितीय प्रतिघात एक्सएल कह देना, और शुद्ध संधारित्र है तो उसको धारितीय प्रतिघात एक्ससी कह देना, पर कहना प्रतिघात। ठीक है सर, चलो सब। तो केवल शुद्ध आर है तो प्रतिरोध बोलेंगे, एलसी है तो प्रतिघात बोलेंगे। अब चक्कर देखो, अब मैं स्पेस लेता हूं। देखो स्पेस मिल तो रही है मुझे यहां पर कोई कचरा नहीं होना चाहिए। मैं पहले स्पेस छांट लेता हूं। नहीं तो भाई अगला पेज तो है ही सही ना अपने पास। अब आ जाओ प्रतिबाधा। पेज तो वैसे लेना पड़ेगा, कुछ और बातें भी। प्रतिबाधा का मतलब इम्पीडेंस, ठीक है ना। इम्पीडेंस को दर्शाते हैं Z से। देखो सर, केवल R लगा होता है तो आप प्रतिरोध बोल देते हैं, लेकिन R के साथ L लगा दें, केवल L में तो प्रतिघात बोल देते हैं, पर अब तो प्रतिरोध और प्रतिघात दोनों लग गए। इसी प्रकार R के साथ C लगा दें, अब भी प्रतिरोध व प्रतिघात साथ में हो गए। और ये भी तो कर सकते हैं कि R के साथ L भी लगा दें और C भी लगा दें, है ना। यानी 4, 5, 6, अब तो सब हो गया ना, है ना। अब इंडिविजुअल R होता है तो ठीक है, आप बोल ही देते हो प्रतिरोध। इंडिविजुअल L होता है तो आप बोल ही देते हो प्रतिघात, पर अब दोनों है तो साहब प्रतिरोध के साथ, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध के साथ अगर कुंडली यानी प्रेरकत्व या प्रतिरोध के साथ संधारित्र या प्रतिरोध के साथ कुंडली व संधारित्र का संयोजन उपयोग में लें तो धारा के मार्ग में अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं, है ना सर। अब कहलाएगा प्रतिबाधा, ठीक है सर। क्योंकि अगर देखें तो Z वास्तव में R प्लस X का संयोजन है। प्रतिरोध वो प्रतिघात के संयोजन को प्रतिबाधा कहते हैं। मतलब इसका भी वही, Z बराबर वही VRMS अपॉन IRMS यानी V0 अपॉन I0, मात्रक इसका भी ओम ही है। तो ये है तो वही धारा के मार्ग में अवरोध। लेकिन अब न इंडिविजुअल प्रतिरोध रहा न इंडिविजुअल प्रतिघात रहा, तो अब जब प्रतिरोध व प्रतिघात सम्मिलित हो जावे तो फिर उससे हमें बोलना चाहिए प्रतिबाधा। मैं इसमें एक सिंगल वर्ड बताऊं आपको, बिल्कुल सिंगल वर्ड, अगर आप समझे मेरी बात को, तो एसी सर्किट में वास्तव में सबको प्रतिबाधा ही बोलना चाहिए। एक्चुअली ये मेरी राय है, ये मतलब किताबों की राय है या मैंने शायद किसी में देखा भी था हालांकि ऐसा, तो पर फिर भी मैं अभी इस समय तो स्क्रीन के सामने तो मैं कंफर्टेबली याद नहीं कर पा रहा कि कहाँ देखा था, तो मैं आपको रेफरेंस नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैंने कहीं देखा भी है
तो एक एडवाइज ये भी है कि यार एसी सर्किट में आपको प्रतिबाधा ही बोलना चाहिए। प्रतिबाधा बोलते हैं एसी सर्किट में, भाई चीज तो कॉमन ही है ना, है तो धारा के मार्ग में अवरोध ही। ये हम पहले से जान चुके कि धारा, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे सर्किट है। ये 7 सर्किट तो मैंने दिखा रखे हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा को कई तरीकों से नियंत्रित कर सकते हैं, तो उनका एक कॉमन वर्ड हुआ। तो मैं आपको, जब आप इतने लफड़े में नहीं फंसना चाहते तो आप तो बोले प्रतिबाधा भी बोल दो, मैं नहीं समझता उसमें कोई दिक्कत होगी। तो आप क्लियर है? आर वो तो आप पहले से जानते, तो उसको बताएं। कुंडली, संधारित्र और उनका संयोजन प्रतिघात कहलाएगा, वही धारा के मार्ग में वो। लेकिन प्रतिरोध के साथ अगर किसी को मिक्स कर दिया यानी प्रतिघात को, तो फिर उससे हम प्रतिबाधा बोलेंगे। ठीक है साहब। अब इनके व्युत्क्रम के भी नोमेनक्लेचर है ना, तो व्युत्क्रम का नोमेनक्लेचर भी बता दें। प्रवेशकता ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है साहब, है ना, ये बस यूं मान के चलो कि यूं ही पढ़ा देता हूं आपको। प्रवेशकता है ना, प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रवेशकता कहते हैं। वही 1/ओम है, 1/ओम है तो मात्रक मोई हो जाएगा, है ना, क्लियर। तो प्रवेशकता प्रतिबाधा का व्युत्क्रम है। ठीक है साहब। जैसे वहां भी अपन ने कहा चालकता के व्युत्क्रम को चालकत्व के चालकत्व के व्युत्क्रम को प्रतिरोध कहते हैं, और चालकता के व्युत्क्रम को प्रतिरोधकता कहते हैं। ये सामने धारा विद्युत की पढ़ा था। वही चीज यहाँ है कि जब वहां आप प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हो, उल्टा आप समझ लेना साहब, एकदम फ्लो में हो सकता है पहले मैं गलत बोल गया, पर प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं और प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ऐसे ही यहां पर प्रतिबाधा का व्युत्क्रम प्रवेशकता कहलाता है और प्रतिघात का व्युत्क्रम अधिकल्पित प्रवेशकता कहलाता है ना। अधिकल्पित प्रवेशकता यानी 1/x। तो सब ये सर्किट की लगभग सभी तैयारियां हो चुकी है ना। आपको ये भी बताया जा चुका है कब Z लिखना है, कब R लिखना है, कब X लिखना है। अब इसमें छोटी सी तैयारी, फेजर्स है ना, फेजर्स का क्या मतलब है, तो सीधा सीधा समझो। प्रत्यावर्ती प्राचाल पैरामीटर्स, जैसे प्रत्यावर्ती वोल्टा है, प्रत्यावर्ती धारा है, तो प्रत्यावर्ती प्राचालों को आयाम व कला कोण के रूप में अभिव्यक्त करना तथा सर्किट एनालिसिस के लिए इन राशियों के अदिश होने के बावजूद इनका सदिश के रूप में ट्रीटमेंट करना फेजर्स निरूपण कहलाता है। दोबारा सुन लें, फेजर्स एक शब्द आएगा सब कि फेजर्स क्या है। तो बस इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर जा रहा है वो नेक्स्ट लेक्चर सर्किट एनालिसिस ही आ रहा है। मैं अभी उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देता जाऊंगा ताकि अगला लेक्चर लेते मैं वहां से चालू हो जाऊं। तो प्रत्यावर्ती प्राचाल है, अब पैरामीटर इंग्लिश में बोलते हैं अपन, ऐसे सीधे जैसे प्रत्यावर्ती वोल्टा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। कोस भी हो सकता है, कोस भी हो सकता है। एक सवाल में मैंने आपको बताया भी था, अगर पिछला आप एपिसोड देखेंगे तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन बताया था RMS का, उसमें मैंने बता रखा। तो प्रत्यावर्ती प्राचालों को आयाम व कला कोण में व्यक्त करने की एक परंपरा है। V0 साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी कला है, V0 आयाम है, I0 आयाम है, ओमेगा टी कला है। ठीक है साहब। पहले एपिसोड में बताया भी था कलांतर हो सकता है, नहीं हो सकता, वो सब सामने आएगा जो भी होगा। ठीक है। तो प्रत्यावर्ती प्राचालों को व्यक्त करने का तरीका आयाम व कला कोण है। अब जब सर्किट का एनालिसिस करने लगेंगे तो वहां प्रत्यावर्ती वोल्टा, धारा, इनका हम जो ट्रीटमेंट करेंगे वो ट्रीटमेंट हम सदिश के रूप में करेंगे, इनको सदिश के रूप में व्यक्त करेंगे।
इस अभिव्यक्ति को फेजर्स निरूपण कहते हैं, यानी फेजर्स कहते हैं। तो आपके सामने जब करेंगे आपको दिखेगा। ग्राफ में भी आप थोड़ा सा अंडरस्टूड रहो, ग्राफ में भी देखो, अगर ध्यान रहे तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। आर वास्तविक है ना, एक्सएल और एक्ससी ये काल्पनिक है। देखो लिख भी रहा, अधिकल्पित है ना। एक्चुअली ठीक है, चैप्टर तो कल से चालू हो जाएगा, मतलब सर्किट एनालिसिस चैप्टर चल रहा है, पर अभी बेसिक चल रहा है, मूल चीज तो कल से आएगी ना। अभी देखो, जैसे आप कहते हो शुद्ध कुंडली है ना, अब कुंडली बनी तो किससे है? तार से बनी है ना। तार है तो आर है, तार है तो आर है। आपने उसमें कोयल बना दी तो ये शुद्ध कहां हुई? ये तो एक तरह से क्या हुआ, आर और एल का सम्मिश्रण हुआ ना। इसी प्रकार जैसे संधारित्र है, बनाया तो धातु की प्लेट से, धातु है तो आर है, तो शुद्ध सी कहां हुआ? ये तो एक तरह से आरसी हुआ ना। इसका मतलब यह है कि शुद्ध कुंडली नहीं होती, शुद्ध तो नहीं हो सकती, यानी शुद्ध एल परिपथ नहीं हो सकता। आप ही समझ गए होंगे, क्योंकि कुंडली बनाओगे तार से, और तार है तो प्रतिरोध है। इसी प्रकार शुद्ध संधारित्र भी नहीं हो सकता। तो शुद्ध कुंडली और शुद्ध संधारित्र ये दोनों काल्पनिक हैं। हां, प्रतिरोध तो शुद्ध हो सकता है। तो ये वास्तविक है, ये रियल है ना, ये रियल है। एक मिनट है ना, बस लास्ट चल रहा है। ये रियल कंपोनेंट है, ये इमेजिनरी है, और ये भी इमेजिनरी है ना। अब आप एसी पढ़ रहे हो तो एसी में सम्मिश्र राशियां पढ़ रहे हो, x प्लस आयोटा y। भाई एसी सर्किट में तो आर एल सभी आएंगे, तो आर तो रियल हो गया, और एक्सएल और एक्सी इमेजिनरी हो गया। तो एक तरह से एसी पढ़ने का मतलब होता है हम सम्मिश्र राशियां पढ़ रहे हैं। पहले 10 साल करीब पहले इसको द माइवर थ्योरम या आयोटा से पढ़ाते थे, वो फिर बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए कठिन हो जाता था। अब सर्किट एनालिसिस द माइवर थ्योरम वगैरह से नहीं करते, अब तो त्रिकोणमिति से करते हैं। अब त्रिकोणमिति से करते हैं तो वहां अदिश राशि का सदिश के रूप में व्यक्त करना पड़ता है, तो फेजर निरूपण का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है सर। तो सब ये अगर तीनों साथ होंगे तो आप फिर ध्यान रखना, ये प्लस आयोटा में जाएगा एक्सएल, और एक्सी जाएगा माइनस आयोटा में। तो तीनों की एक्सीज है, ये आर की एक्सीज है, एक्सएल की एक्सीज ऊपर एक्सी, वो ग्राफ बनाएंगे जबकि बात है, अभी इतना जोर देने की जरूरत। तो सब बच्चों ये सब तैयारियां अपन कर चुके हैं। अब अपने को कल से सर्किट एनालिसिस चालू करना है। बस आज इतना ही, थोड़ा सा इनको रिपीट कर लो, एक अच्छा सा बेसिक तैयार कर लो, ताकि अपने को सर्किट एनालिसिस स्मूथ जाए, कठिन नहीं है। उससे यूं मत समझो कि उसके आगाज से आप तो पहले से लग रहा हो कि नहीं, कठिन बिल्कुल नहीं है ना सबसे में। तो बच्चों धन्यवाद, फिर कल आगे चालू करें। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।